हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जनवरी मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड से संबंधित रहेंगे। यानी कि उत्तराखंड से संबंधित जनवरी मंथ में जो जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों, जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर मैंने आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा रखा है। तो अगर आपने नहीं देखी है वीडियोज़ तो आप जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएंगी। और दोस्तों, काफी सारे लोग मुझसे बहुत बार ये प्रश्न पूछते हैं कि सर उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें, क्या क्या उसमें सतर्कता होनी चाहिए और कब से कब तक वह करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के करंट अफेयर एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। आज तक एग्जाम में अगर उत्तराखंड के करंट अफेयर्स पूछे भी गए हैं तो 2 से 3 साल पुराने करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, और पूछे भी जाते हैं अगर करंट अफेयर तो 1 से 2 प्रश्न, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग ज्यादा इस पर मेहनत मत कीजिए। उत्तराखंड के करंट अफेयर्स एक लिमिटेड पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़िए, मंथली पढ़िए, वीकली या डेली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें आपकी कवर होती है मंथली में, जो भी महत्वपूर्ण होती है वो चीजें हम आपको कवर अप करा देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज ये जरूर रहती है करंट अफेयर से कि जो भी टॉपिक चर्चाओं में रहता है उत्तराखंड में, एग्जामिनर उससे प्रश्न आपका बना सकता है। जैसे कि न्यूज़पेपर्स में काफी बार कई सारे बुग्याल आ जाते हैं, कई सारी तालें आ जाती हैं, ग्लेशियर्स आ जाते हैं, मंदिर आ जाते हैं, मेले आ जाते हैं। तो ये जो टॉपिक रहता है ना, ये आपका स्टैटिक जीके में भी कवर अप होता है, बहुत सारे उत्सव आ जाते हैं। तो आप ऐसे टॉपिकों की ओर को ज्यादा ध्यान दें। बाकी जो फैक्चुअली चीजें होती है वो बहुत कम पूछी जाती हैं। जैसे कि दोस्तों, अभी हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर हुआ था, तो फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में जो करंट अफेयर पूछा गया था, उत्तराखंड के 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, उत्तराखंड के 2 से 3, लेकिन पूछे कब के गए थे? 2017 के, 2018 के, 2014 तक का भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप इतना कैसे आप कवर अप करेंगे? इतना कवर अप करने के लिए आपको मोटा मोटा आइडिया पता होना चाहिए। और ये जो टॉपिक्स तभी पूछे जाते हैं जब वो स्टैटिक जीके में आपके कवर अप होते हैं। तो मैं जो आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराता हूं वो इसी के अकॉर्डिंग कराता हूं कि जो भी प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी माह के करंट अफेयर्स की वीडियो को दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, और साथ ही साथ में हमारे उत्तराखंड की इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई है चैनल पे, डिटेल्स में, थ्योरी में, ऑब्जेक्टिव में, पोस्टमार्टम क्लासें पड़ी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों आज का कि हंसेश्वर मठ किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, हंसेश्वर मठ कहां स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और पिथौरागढ़ के दोस्तों अस्कोट में स्थित है क्या? हंसेश्वर मठ। ठीक है, अस्कोट में ही दोस्तों पिथौरागढ़ में हंसेश्वर देवालय भी स्थित है। ठीक है, तो हंसेश्वर देवालय पूछेगा या हंसेश्वर मंदिर पूछेगा तो वो भी कहां स्थित है? पिथौरागढ़ के अस्कोट में ही स्थित है। ठीक है, और भारत नेपाल सीमा पर लगने वाले माघ महोत्सव के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है हंसेश्वर मठ। तो इसी हंसेश्वर मठ में अभी हाल ही में माघ महोत्सव का आयोजन भी किया गया है। ये पॉइंट आपको जरूर नोट डाउन करना है। और इसी हंसेश्वर मठ के पास में दोस्तों क्या है? सूरज कुंड भी स्थित है। देखिए, एक ही प्रश्न से कितना प्रश्न बन गया आपका। हंसेश्वर मठ किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ जनपद में कहां पे दोस्तों? अस्कोट में स्थित है हंसेश्वर मठ। ठीक है, और अस्कोट के पाल दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था कि अस्कोट किनकी राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था, तो वहां पे कत्यूरी भी ऑप्शन में दिया गया था दोस्तों। आयोग ने वैसे आंसर कत्यूरी दिया हुआ है, लेकिन उसी के साथ साथ अस्कोट पाल वंश की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो कत्यूरी राजवंश की राजधानी के रूप में और पाल वंश की राजधानी के रूप में भी अस्कोट को जाना जाता है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। इसी अस्कोट में दोस्तों हमारा क्या है? हंसेश्वर मठ स्थित है। ठीक है, इसी हंसेश्वर मठ के पास में ही दोस्तों एक सूरज कुंड भी स्थित है, और हंसेश्वर मठ को दोस्तों हंसेश्वर देवालय के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर हमारा माघ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इसी माघ महोत्सव के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों ये पॉइंट हंसेश्वर मठ का। और भारत नेपाल सीमा पर कौन सा महोत्सव का आयोजन किया गया हाल ही में? तो माघ महोत्सव का ही आयोजन किया गया है। ये पॉइंट आप जो 3 से 4 पॉइंट है डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड की पहली मगरमच्छ सफारी किस जनपद में बनाई जाएगी? ठीक है, तो एक मगरमच्छ या एक दोस्तों क्रोकोडाइल केंद्र, आप कह सकते हैं क्रोकोडाइल केंद्र खुला गया कहां पे? उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में। ठीक है, खटीमा में मैं भी दोस्तों मझौला के अंतर्गत, ठीक है, खटीमा में एक मझौला नामक स्थान पड़ता है, वहीं पर दोस्तों उत्तराखंड की पहली मगरमच्छ सफारी बनाई गई है, यानी कि क्रोकोडाइल केंद्र बनाया गया है। कहां पे? उधम सिंह नगर के खटीमा में। ठीक है, तो हंसेश्वर मठ और पहली मगरमच्छ सफारी कहां? उधम सिंह नगर के खटीमा में। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, मगरमच्छ सफारी वाला या पहला क्रोकोडाइल केंद्र कहां पर खोला गया है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि वर्ष 2021 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिवस पर अभी हाल ही में क्या हुआ? पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें से टोटल 119 लोगों को इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 119 में से दोस्तों करीब 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है।
10 लोग ऐसे हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और करीबन करीब 102 लोग ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड में दोस्तों किसी को भी इस वर्ष पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को क्या हुआ है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये 2 व्यक्ति कौन है, वो है दोस्तों प्रेमचंद शर्मा जी और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय जी। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट करने हैं कि 2021 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2 व्यक्ति को दोस्तों कौन, प्रेमचंद शर्मा जी और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय जी को। ठीक है, टोटल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। इसमें से पद्म भूषण 10 को दिया गया है, पद्म विभूषण 7 को दिया गया और पद्मश्री दोस्तों 102 को दिया गया। इन्हीं 102 में से हमारे 2 उत्तराखंडी भी शामिल है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए है या उत्कृष्ट योगदान देने हेतु दोस्तों भूपेंद्र कुमार संजय जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वही अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रेमचंद शर्मा जी का संबंध किससे है? तो कृषि से इनका संबंध है और कृषि के क्षेत्र में अच्छा योगदान करने के लिए या कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको एग्जाम में यह जरूर देखने को मिलेगा। अब यहीं से मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि 2020 में उत्तराखंड को कितने पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए थे, किसको क्या क्या प्राप्त हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिएगा जनवरी वाली हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो जो कि 2020 की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली राजपथ परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? तो आपको बताइए इसके ऊपर दोस्तों जो गणतंत्र दिवस पर हमारी दिल्ली राजपथ रोड में झांकी या परेड ग्राउंड में जो झांकी गई थी उसके ऊपर मैं आपको सेपरेट वीडियो भी दे चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो झांकी की थीम क्या थी दोस्तों? केदारखंड। इस बार आपको बताइए कि केदारखंड दिखाया गया था। केदारखंड में दोस्तों केदारनाथ मंदिर के साथ साथ में ही उत्तराखंड का जो हमारा राज्य पशु है कस्तूरी मृग के साथ साथ में राज्य पक्षी मोनाल और उसी के साथ साथ में जो हमारा राज्य फूल है दोस्तों या राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल को भी दिखाया गया है। और केदारनाथ मंदिर के साथ में ही जो उसकी दिव्य शिला है उसके पीछे उसे भी दिखाया गया है। ठीक है, तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली राजपथ परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी दोस्तों? तो केदारखंड। और दोस्तों उत्तराखंड राज्य को पहली बार क्या हुआ है, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में शामिल होने पर एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सभी झांकियों में दोस्तों उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है जो कि उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ दोस्तों? उत्तर प्रदेश की झांकी को प्राप्त हुआ जिसमें हमारा अयोध्या नगरी को दिखाया गया था। और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों किसे? उत्तराखंड को। और उत्तराखंड की ही झांकी जिसकी थीम क्या थी? केदारखंड थी। और यहीं से आपको याद रखना है कि जो हमारा राजपथ परेड में ये शामिल उत्तराखंड की झांकी थी इसका थीम सॉन्ग क्या था? तो इसका थीम सॉन्ग था दोस्तों क्या? जय जय केदारा। थीम सॉन्ग ये था। ठीक है, थीम क्या थी? केदारखंड थी, यानी कि केदारखंड दिखाया गया था, कस्तूरी मृग दिखाया गया था, ब्रह्म कमल दिखाया गया था, उसके साथ में ही हमारा मोनाल भी दिखाए गए थे। ठीक है, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस पर के अवसर पर आरोपी जो झांकी का आयोजन किया गया था उसमें उत्तराखंड राज्य की झांकी को कौन सा स्थान दिया गया है? तो तीसरा स्थान दिया गया, याद रखना। पहला यूपी, सेकंड दोस्तों त्रिपुरा। क्या? त्रिपुरा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि बालिका दिवस पर किसे उत्तराखंड राज्य में एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था? यह भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले यहां पे प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसी 24 जनवरी के दिन दोस्तों उत्तराखंड राज्य में एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। किसे? सृष्टि गोस्वामी को। किसको? सृष्टि गोस्वामी को। ठीक है, 24 जनवरी 2021 में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इन्हें एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। और इनका संबंध कहां से? हरिद्वार जनपद से इनका संबंध माना जाता है। सृष्टि गोस्वामी एक दिन की सीएम, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड के किस बुग्याल को इको फ्रेंडली टूरिज्म का हब बनाया जा रहा है? यह प्रश्न भी दोस्तों हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। इको फ्रेंडली टूरिज्म का हब बनाया जा रहा है दोस्तों किसे? टिंगरी बुग्याल को। टिंगरी बुग्याल काफी महत्वपूर्ण है। कहां स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है टिंगरी बुग्याल। और रुद्रप्रयाग जनपद के भी अंतर्गत दोस्तों मध्य महेश्वर घाटी में स्थित बुग्याल के रूप में इस टिंगरी बुग्याल को जाना जाता है जिसे इको फ्रेंडली टूरिज्म का हब बनाया जा रहा है। इसी बुग्याल में दोस्तों हमारी इसी बुग्याल के पास में क्या है? बिसुड़ी ताल है और सोन बुग्याल भी इसी बुग्याल के पास में स्थित है। तो प्रश्न आप देखिए एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ देगा एग्जामिनर की बिसुड़ी ताल कहां है? किताबों में आपने कभी देखा बिसुड़ी ताल? नहीं देखा होगा। कहां आता है? न्यूज़पेपर में आता है। एग्जामिनर कहां से उठाता है फिर प्रश्न? न्यूज़पेपर से ही उठाता है। एक बार दोस्तों क्या होता है ना, ऐसे कीर्ति ग्लेशियर के बारे में आ गया था न्यूज़पेपर में, तो एग्जामिनर ने डायरेक्टली वो कीर्ति ग्लेशियर उठा के एग्जाम में पूछ दिया। तो ऐसे एक बार जेलंग पर्वत श्रृंखला के बारे में आ गया था कि वहां पे बर्फबारी हुई, ये हुआ वो हुआ, तो वही जेलंग पर्वत श्रृंखला एग्जामिनर ने उठा के पेपर में पूछ दिया। तो इस प्रकार के प्रश्न ना जो आपका अभी कह सकते हैं स्टैटिक जीके कवर करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न उत्तराखंड के करंट अफेयर से ज्यादा पूछे जाने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने डायरेक्टली नोट कर लिया होगा कि किस बुग्याल को इको फ्रेंडली टूरिज्म का हब बनाया जा रहा है? तो टिंगरी बुग्याल कहां स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। मध्य महेश्वर घाटी कहां स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। बिसुड़ी ताल दोस्तों हमारी कहां स्थित है? ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और सोन बुग्याल भी हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। अगला बात करते हैं
अगला हमारा दोस्तों कि हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल कौन बने हैं? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के दोस्तों नए रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया है धनंजय चतुर्वेदी जी को। किसके दोस्तों? धनंजय चतुर्वेदी जी अभी हाल ही में नैनीताल हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त हुए हैं। और इन्होंने दोस्तों जो पुराने इनसे पहले रजिस्ट्रार जनरल कौन थे, वो थे हीरा सिंह मोनाल। हीरा सिंह मोनाल जी का इन्होंने स्थान लिया है। अभी दोस्तों आपको हाल ही में पता होगा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस भी बने हैं दोस्तों। कौन बने हैं? RS चौहान जी, राघवेंद्र सिंह चौहान जी नए चीफ जस्टिस बने हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के। और उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना दोस्तों देश के 20वें न्यायालय के रूप में की गई थी। कहां पे स्थित है उत्तराखंड राज्य का हाईकोर्ट? नैनीताल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 9 नवंबर सन 2000 को भारत के 20वें न्याय जो हमारा हाईकोर्ट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ के नए रजिस्ट्रार जनरल कौन बनाए गए? धनंजय चतुर्वेदी। और चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? वो है RS चौहान यानी कि राघवेंद्र सिंह चौहान जी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निजमुला घाटी और भेंटी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है। तो डायरेक्टली नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्या निजमुला घाटी एग्जाम में आया था इसके बारे में, और मतलब न्यूज़पेपर्स में आया था, और भेंटी बुग्याल के बारे में भी आया था। तो निजमुला घाटी और भेंटी बुग्याल चमोली में स्थित है। अगला हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि कुमाऊं का प्रथम साइबर थाना कहां खोला गया है? देखिए दोस्तों कुमाऊं का है, ठीक है, उत्तराखंड का नहीं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का पहला साइबर थाना कहां खोला गया, तो उत्तराखंड का पहला साइबर थाना दोस्तों देहरादून में खोला गया। यहीं आपसे पूछा जाएगा कि गढ़वाल का पहला साइबर थाना कहां खोला गया था? देहरादून में खोला गया था। कब खोला गया था? 2015 में। प्रश्न है दोस्तों कुमाऊं का प्रथम साइबर थाना कहां खोला गया है? तो दोस्तों रुद्रपुर में खोला गया है कुमाऊं का प्रथम साइबर थाना, ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2021 को खोला गया है। और उत्तराखंड का दूसरा साइबर थाना होगा, ठीक है, उत्तराखंड का दूसरा साइबर थाना या कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहां खोला गया? रुद्रपुर, उधमसिंह नगर जनपद में 1 जनवरी 2021 को इसका उद्घाटन किया गया है। अगला दोस्तों हमारा आपको बताइए कि हाल ही में 2021 में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। कहां पे? हरिद्वार जनपद में कुंभ मेले का आयोजन होना है। और इसी कुंभ मेले 2021 की थीम क्या रखी गई है दोस्तों? तो ग्रीन क्लीन कुंभ इसकी थीम रखी गई है, ठीक है। और आपको बताइए कि कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। इससे पहले दोस्तों कुंभ मेले का आयोजन जो उत्तराखंड में कब किया गया था? उत्तराखंड में दोस्तों 2010 में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। कहां पे? हरिद्वार में। और अब दोस्तों हमारा 12 वर्षों के बाद में 2021 में क्या हो रहा है? फिर कुंभ मेले का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आप 2009 कर लीजिएगा, ठीक है, 2009 में हुआ था इससे पहले, ठीक है, 9-2-11, हाँ ठीक है। और 12 वर्ष के बाद में इसका आयोजन किया जाता है। तो कुंभ मेले 2021 की थीम क्या है? ग्रीन क्लीन कुंभ। हरिद्वार में 12 वर्ष के बाद में इसका आयोजन किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड के किस जन आंदोलन ने अपने 100 वर्ष पूर्ण किए हैं? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कुली बेगार आंदोलन, जिसके बाद में दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी को हमारी कुर्मांचल केसरी की उपाधि मिली थी। तो कुली बेगार आंदोलन कब हुआ था? 13 से 14 जनवरी 1921 को दोस्तों कुली बेगार आंदोलन हुआ था। और इसी कुली बेगार आंदोलन ने अभी हाल ही में अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि कुली बेगार आंदोलन ने अपने 100 वर्ष किस वर्ष पूरे किए? तो आपको याद रखना है दोस्तों 2021 में पूरे किए हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक बार उत्तराखंड UKSSC के द्वारा इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसमें UKSSC ने पूछा था कि FRI ने अपने 100 वर्ष कब पूरे किए? तो वो किए थे 2006 में, क्योंकि FRI की स्थापना हो गई थी कब? 1906 में। तो यही से भी प्रश्न पूछा सकते हैं कि कुली बेगार आंदोलन ने अपने 100 वर्ष कब पूरे किए हैं? तो वो किए हैं 2021 में। और कुली बेगार आंदोलन कब हुआ था? 13 से 14 जनवरी 1921 को, ठीक है। कुली बेगार आंदोलन की घटना कहां पे हुई थी दोस्तों? सर्वप्रथम ये कुली बेगार आंदोलन का स्टार्टिंग कह सकते हैं, अंत कहां से हमारा शुरू माना जाता है? तो बागेश्वर स्थित जो हमारा उत्तरायणी कौतिक मेला है, जिसे दोस्तों उत्तराखंड राज्य का सबसे प्राचीन मेला, उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला या सबसे प्रमुख मेला कौन सा है? वो है उत्तरायणी कौतिक मेला। कहां लगता है दोस्तों? बागेश्वर जनपद का प्रमुख है। लगता तो हर जनपद में, लेकिन बागेश्वर जनपद का प्रमुख है। क्यों प्रमुख है? ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुली बेगार आंदोलन का अंत हुआ था। और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राचीन समय में भोट तिब्बत व्यापार हेतु भी ये क्षेत्र हमारा जाना जाता था। यहाँ पर ऐसा माना जाता था कि भोटिया लोग, तिब्बत से लोग यहाँ पे आते थे, नेपाल से लोग आते थे, और यहाँ पर बाजार के रूप में या मेले के रूप में अपने सामान का ये क्रय विक्रय किया जाता था। इसी कारण उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला भी बागेश्वर स्थित उत्तरायणी कौतिक मेले को ही जाना जाता है। अभी जनवरी में ही उत्तरायणी कौतिक मेले का भी आयोजन होता है बागेश्वर में, लेकिन इस बार दोस्तों नहीं हो पाया, ओनली स्नान ही पॉसिबल हो पाया, ठीक है। तो उत्तराखंड के किस जन आंदोलन ने अपने 100 वर्ष पूरे किए? कुली बेगार आंदोलन ने। कब? 2021 में। कुली बेगार आंदोलन हुआ कब था? 13 से 14 जनवरी 1921 को, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? अभी दोस्तों हाल ही में आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा, काफी चर्चाओं में रहा था किसाऊ बांध। किसाऊ बांध, ठीक है, कहां पड़ता है दोस्तों किसाऊ बांध? ये है आपका देहरादून में स्थित है किसौ बांध। किसाऊ या किसौ बांध भी इसे कहते हैं, ठीक है, किसौ बांध, ठीक है, जो कि कौन सी नदी पर निर्मित है दोस्तों? टॉस नदी पर निर्मित है किसौ बांध, ठीक है। और इसी किसौ बांध को दोस्तों एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध कहा गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एशिया का पहला सबसे बड़ा बांध या सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, वो दोस्तों है टिहरी बांध। वो भी उत्तराखंड में ही स्थित है। टिहरी बांध टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, पुरानी टिहरी पर भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम स्थल पर। और यहां पर आपसे पूछा गया एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वह है दोस्तों किसौ बांध या किसाऊ बांध। कहां स्थित है?
तो ये दोस्तों देहरादून में स्थित है। कौन सी नदी पर किसौ बांध बनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों किसमें? टॉस नदी में। ठीक है, आगे जाकर यही टॉस नदी का पानी फिर किसमें मिल जाता है? यमुना में मिल जाता है। ये पॉइंट आपको आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं, किसौ बांध। और डायरेक्टली न्यूज़पेपर्स में कटिंग इस टाइप से आई थी दोस्तों कि क्या एशिया के दूसरे सबसे बड़े किसाऊ बांध के लिए दोबारा होगा सर्वेक्षण। इसका सर्वेक्षण का कार्य भी किया जा रहा है दोस्तों। और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा दोस्तों कौन सा? किसाऊ बांध है। ठीक है, और किसाऊ बांध कौन कौन से राज्यों के संगम स्थल पर है दोस्तों? तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के एक मुख्य योजना के रूप में इस किसाऊ बांध परियोजना को जाना जा रहा है, किसाऊ बांध परियोजना को जाना जा रहा है। और अगर आपसे पूछा जाएगा किन किन जिलों के मध्य में स्थित है, तो देहरादून और सिरमौर। दोस्तों उत्तराखंड का देहरादून और हिमाचल के सिरमौर जनपद के मध्य में हमारा किसाऊ बांध बनाया जा रहा है, जो कि 236 मीटर ऊंचा है और 680 मीटर दोस्तों ये लंबा होगा। ठीक है, तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध बनने जा रहा है क्या? किसौ बांध 236 मीटर ऊंचा और 680 मीटर लंबा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों डीपीआर के लिए 6 राज्यों के बीच एग्रीमेंट किया गया। कितने राज्यों का एग्रीमेंट है इसमें? 6 राज्यों का दोस्तों इसमें हमारा एग्रीमेंट देखने को मिला हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा इसको बनने से किसका होगा? दिल्ली का सबसे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं आप कि किसौ बांध परियोजना को 2008 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसौ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब दिया गया? 2008 में दिया गया। देहरादून और सिरमौर के मध्य में ये बांध बनाया जा रहा है, या इसका मतलब अभी प्रोडक्शन भी होता है। और दूसरा सबसे बड़ा बांध इसे बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, इसका सर्वे हो रहा है, डीपीआर तैयार किए जा रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य में है और 6 राज्यों के बीच में इसमें एग्रीमेंट हुआ है। अगला प्रश्न बात करते हैं दोस्तों कि कामधेनु संहिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो है दोस्तों आचार्य रमेश सेमवाल जी। आचार्य रमेश सेमवाल जी कामधेनु संहिता के नामक पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया दोस्तों? प्रेमचंद अग्रवाल। और प्रेमचंद अग्रवाल कौन है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, बहुत बार बताया हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस नदी पर एलिवेटेड ग्लास प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है? तो एलिवेटेड ग्लास प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है दोस्तों किसमें? अलकनंदा नदी पर। कहां पे? चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के क्षेत्र कौन से दोस्तों? जिलासू क्षेत्र में इस एलिवेटेड ग्लास प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस जिलासू को अब पर्यटन केंद्र या टूरिज्म हब के रूप में विकसित करना चाहती है उत्तराखंड गवर्नमेंट। क्यों दोस्तों? आपको बताइए कि चमोली जनपद में काफी सारे टूरिज्म हमारे आते रहते हैं, काफी सारी तालें हैं, बद्रीनाथ धाम है, जिस कारण पे यहाँ पे टूरिज्म आते रहते हैं। तो इस कारण उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एलिवेटेड ग्लास प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है, जो कि चमोली जनपद के गोपेश्वर के पास में स्थित जिलासू नामक स्थान पर अलकनंदा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है कि किस नदी पर एलिवेटेड ग्लास प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है? तो अलकनंदा नदी पर बनाया जा रहा है, चमोली जनपद के अलकनंदा नदी पर। और कौन से क्षेत्र में पूछा जाएगा? तो दोस्तों किसमें? जिलासू नामक स्थान पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिवेटेड ग्लास प्लेटफॉर्म अलकनंदा, गोपेश्वर, चमोली। जिलासू व लंगासू को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी के तहत दोस्तों जिलासू में 8 मीटर लंबा तथा 3 मीटर चौड़ा एलिवेटेड ग्लास प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा। इंपोर्टेंट है दोस्तों कि ये भी प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि उत्तराखंड में किस स्थान पर एलिवेटेड ग्लास प्लेटफॉर्म को स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कहां? चमोली जनपद के जिलासू नामक स्थान पर। और पर्यटन केंद्र के रूप में भी इसे विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस स्थान पर आयुर्वेद का पंचकर्म सेंटर स्थापित किया जा रहा है? इंपोर्टेंट है दोस्तों क्या? आयुर्वेद का पंचकर्म सेंटर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो वो भी दोस्तों चमोली के ही लंगासू में स्थापित किया जा रहा है। और ये लंगासू भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा दोस्तों आप। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है उत्तराखंड का पहला बाल थाना या बाल मित्र थाना कहां खोला गया है? तो दोस्तों देहरादून के डालनवाला कोतवाली में उत्तराखंड का सबसे पहला बाल थाना खोला गया है। बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। ठीक है, और 22 जनवरी 2021 को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उत्तराखंड का पहला बाल थाना कहां खोला गया? देहरादून के डालनवाला कोतवाली में खोला गया है। अगली बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कंडोलिया थीम पार्क कहां खोला गया? दोस्तों कंडोलिया नामक स्थान या कंडोलिया पहाड़ी कहां स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है कंडोलिया पहाड़ी। तो कंडोलिया थीम पार्क भी कहां पर खोला गया है? पौड़ी गढ़वाल में ही खोला गया है, जिसका उद्घाटन दोस्तों 29 जनवरी 2021 को हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा किया गया था। तो कंडोलिया थीम पार्क कहां दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में 29 जनवरी 2021 को इसका उद्घाटन किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड सैन्य धाम का शिलान्यास कहां किया? यानी कि उत्तराखंड का सैन्य धाम आप कहां स्थित है दोस्तों? तो उत्तराखंड सैन्य धाम स्थित है देहरादून के मसूरी के पास में स्थित पुरकुल नामक गांव में। किसमें दोस्तों? पुरकुल नामक गांव में उत्तराखंड सैन्य धाम का शिलान्यास हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा किया गया है। यह प्रश्न भी दोस्तों हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली आपको नोट करना है। क्या? उत्तराखंड में सैन्य धाम का शिलान्यास या उत्तराखंड सैन्य धाम कहां स्थापित किया गया है? तो देहरादून जनपद के मसूरी में स्थित पुरकुल गांव में उत्तराखंड के सैन्य धाम को स्थापित किया गया है, जिसका शिलान्यास 23 जनवरी 2021 को हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा किया गया था। और यह भी दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट हमारा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये सैनिक नगर के रूप में किसे जाना जाता है? सैनिक नगर के रूप में भी देहरादून को ही जाना जाता है।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस स्थान पर डॉपलर रडार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो डॉपलर रडार दोस्तों आपको बताइए कि उत्तराखंड में मौसम या मौसम संबंधी घोषणाएं करने के लिए, या मौसम कैसा रहेगा, क्या रहेगा, आपदाएं वगैरह वगैरह, जो आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर में वेरिएशन, मौसम में क्या परिवर्तन रहा है, उसके लिए क्या हो रहा है, डॉपलर रडार केंद्र लगाए जाने थे। ठीक है, 3 डॉपलर रडार केंद्र उत्तराखंड में लगने वाले हैं दोस्तों। कहां पे? नैनीताल जनपद के मुक्तेश्वर में, टिहरी के सुरकुंडा में और पौड़ी गढ़वाल जनपद के लैंसडाउन में, ताकि मौसम कैसे परिवर्तित हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, उसकी जानकारी पहले ही हमें मिल सके। तो इसी के लिए दोस्तों जो पहला डॉपलर रडार केंद्र है उसका उद्घाटन कर दिया है मुक्तेश्वर में। ठीक है, मुक्तेश्वर नैनीताल में डॉपलर रडार केंद्र का उद्घाटन हो गया है, और कब किया गया? 15 जनवरी 2021 को। इसी के साथ साथ दोस्तों मुक्तेश्वर के साथ साथ ही जो कि नैनीताल जनपद में पड़ता है, सुरकुंडा, टिहरी में और लैंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल में भी डॉपलर रडार का उद्घाटन किए जाने की घोषणा हुई है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना आपको कि मुक्तेश्वर के डॉपलर रडार का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। इसी के साथ साथ में दोस्तों ये मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो मुक्तेश्वर में डॉपलर रडार केंद्र का उद्घाटन किया गया, महत्वपूर्ण है। किसने किया? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 15 जनवरी 1921 को किया। और प्रश्न आपसे पूछाएगा कि उत्तराखंड में कितने डॉपलर रडार केंद्र है? तो दोस्तों 3 डॉपलर रडार केंद्र हैं। मौसम से संबंधित भविष्यवाणी या मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए इन डॉपलर रडारों की स्थापना, मतलब इन डॉपलर रडारों को स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इससे दोस्तों क्या होगा कि जब भी आपकी भारी वर्षा होगी, बादल फटने वाले होंगे, भूस्खलन आने वाला होगा, बाढ़ आने वाली होगी या भारी बर्फबारी होने वाली होगी, तो उसका अंदाजा हमें डॉपलर रडार से पहले ही मिल जाएगा, ताकि हम उससे संबंधित जो प्रोटेक्शन है उसको मतलब उसका व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, तो मौसम विज्ञान के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है, और डॉपलर रडार केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहा गया? मुक्तेश्वर में किया गया है। इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है पेंट माई सिटी अभियान किस जनपद से प्रारंभ हुआ है? तो हरिद्वार जनपद से दोस्तों पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया गया 1 जनवरी 2021 से। इंपोर्टेंट है, पेंट माई सिटी अभियान। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद को प्रदेश का पहला प्रदूषण जांच मोबाइल वाहन मिला है? इंपोर्टेंट है, तो प्रदेश का पहला प्रदूषण जांच मोबाइल वाहन मिला दोस्तों किस जनपद को? पिथौरागढ़ जनपद को मिला है प्रदेश का पहला प्रदूषण जांच मोबाइल वाहन। ठीक है, इससे क्या होगा कि प्रदूषण से मतलब कितना प्रदूषण है, क्या है, वह मोबाइल वाहन के माध्यम से हमें पता चल पाएगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण यही है, ज्यादा डिटेल में जाके कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक कहां बनाया जाएगा? इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक बनाया जा रहा है रुद्रप्रयाग जनपद में, चोपता से लेकर बनियाकुंड के जंगल तक। इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक रुद्रप्रयाग जनपद में, चोपता से लेकर, चोपता भी कहां पड़ता है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, बनियाकुंड भी कहां पड़ता है? रुद्रप्रयाग में, और चोपता से लेकर बनियाकुंड तक के जंगल तक पहला नेचर कैनेपी वॉक बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि आंवला घाट पेयजल योजना का संबंध किस जनपद से है दोस्तों? तो आंवला घाट पेयजल योजना का संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से। किस जनपद से है? पिथौरागढ़ जनपद में आंवला घाट पेयजल योजना का अभी निर्माण कार्य चल रहा है। अगला प्रश्न है दून विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी को दून विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया। किसे? अमिताभ बच्चन को यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इसी से संबंध दोस्तों एक और प्रश्न है कि 100 डे इन हेवन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 100 डे इन हेवन का संबंध भी दोस्तों उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया है, और जिसके तहत उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया किसे? अमिताभ बच्चन को। 100 डे इन हेवन, याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस वर्डिंग का प्रयोग किया जा रहा है? तो 100 डे इन हेवन का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। अमिताभ बच्चन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में आपको प्रश्न ही देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में उत्तराखंड के किस स्थल को शामिल किया गया है? दोस्तों हाल ही में जनवरी 2021 में ही यूनेस्को द्वारा पिथौरागढ़ के पर्वतीय भूदृश्य व राजमार्गों को किसको? पिथौरागढ़ जनपद के पर्वतीय जो भी भूदृश्य हैं अच्छे अच्छे और पिथौरागढ़ जनपद के राजमार्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इंपोर्टेंट है यह प्रश्न बहुत ज्यादा। ठीक है, अगला प्रश्न है 100 डे इन हेवन का संबंध उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। अगला दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा युवा चेतना दिवस कब मनाया गया? तो 12 जनवरी को दोस्तों युवा चेतना दिवस मनाया गया है। वैसे दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस होता है 12 जनवरी को, जिस कारण इस दिन युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस भी कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन उत्तराखंड सरकार द्वारा इस युवा दिवस को इस बार किस नाम से मनाया गया? युवा चेतना दिवस के नाम से बनाया गया। क्या? युवा चेतना दिवस के नाम से बनाया गया। और कब मनाया गया? 12 जनवरी को ही, आपको यह के लिए याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सेल्फी विद स्कूल अभियान की शुरुआत कब व किसके द्वारा की गई थी? तो कब का तो दोस्तों पता नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पे सेल्फी विद स्कूल अभियान की शुरुआत की गई है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि सेल्फी विद स्कूल अभियान का संबंध किसमें है, किससे है? तो आप पार्टी से और शिक्षा को बढ़ावा देने से इसका संबंध माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्टर अवार्ड से किस उत्तराखंडी को सम्मानित किया गया है? या आप ये कह सकते हैं कि ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2020
से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया पर्यावरणविद प्रताप सिंह पोखरिया जी को, जिनका संबंध उत्तरकाशी से है। इन्हीं को दोस्तों ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2020 या एनवायरमेंट प्रोटेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों आपको क्या, एनवायरमेंट प्रोटेक्टर अवार्ड या ग्लोबल ग्रीन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? प्रताप सिंह पोखरिया जी को सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न आपसे यह भी बन सकता है कि प्रताप सिंह पोखरिया जी किस से संबंधित है? तो ये पर्यावरणविद है और इनका संबंध दोस्तों उत्तरकाशी जनपद से माना जाता है, ठीक है। याद डायरेक्टली आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व भर में पृथ्वी दिवस आयोजित करने वाली संस्था अर्थ द नेटवर्क के द्वारा 2020 हेतु किसे अर्थ डे नेटवर्क स्टार चुना गया? तो अर्थ डे नेटवर्क स्टार दोस्तों आरुषि निशंक को चुना गया, जो कि कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी की पुत्री है, ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक जी जो कि वर्तमान में कौन दोस्तों? शिक्षा मंत्री है, ठीक है। मानव विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसी शिक्षा मंत्री की जो हमारी आप ये कह सकते हैं पुत्री है कौन? आरुषि निशंक जी को इन्हें अर्थ डे नेटवर्क स्टार चुना गया है पृथ्वी दिवस आयोजित करने वाली संस्था के द्वारा। अब पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपको आता होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें। अगला प्रश्न है, सिंगौली भटवाली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस जनपद से है? तो सिंगौली भटवारी या सिंगौली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना का संबंध दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद के केदार घाटी क्षेत्र से है, ठीक है। यूरोपीय देशों में पाई जाने वाली मलाड मेल जंगली बतख को इसी परियोजना के झील में पहली बार देखा गया है। अभी हाल ही में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि एक हमारा बतख होता है जो कि यूरोपीय देशों में अधिकतर पाया जाता है, लेकिन अभी क्या हो गया कि जब प्रवासी पक्षी आए तो उसके साथ में एक यूरोपीय बतख भी, जिसे हम मैं कहते हैं मलाड मेल, तो मलाड मेल को यहाँ पर दिखा गया है। इस कारण ये इंपोर्टेंट बन जाता है कि सिंगौली भटवाली जल विद्युत परियोजना कहाँ है? रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में। और इसी जल विद्युत परियोजना का जो डैम है उसमें मलाड मेल नामक जंगली बतख को तैरते हुए देखा गया है, जो कि यूरोपीय देश का पक्षी है। इस कारण ये प्रश्न हमारा इंपोर्टेंट है। तो आपको याद रखना मलाड मेल जंगली बतख को यहाँ पे देखा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला क्रोकोडाइल सफारी पार्क कहां बनाया जाएगा? तो मैंने आपको बता दिया था, खटीमा उधमसिंह नगर जनपद में उत्तराखंड का पहला क्रोकोडाइल सफारी पार्क बनाया जा रहा है खटीमा के मझौला में, ठीक है। अगला है दोस्तों, ककराहा नाला कहां है? ककराहा नाला भी दोस्तों खटीमा में है। और इसी ककराहा नाले में क्या किया गया ना, 100 से 150 मगरमच्छ डाल दिए गए हैं और इसी को कह दिया गया क्रोकोडाइल सफारी पार्क। आप कभी जाइएगा, अगर आप खटीमा या उधमसिंह नगर के आसपास रहते हैं तो मझौला नामक स्थान पे ये स्थित है ककराहा नाला, उसी में क्रोकोडाइल सफारी पार्क बनाया गया है, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली लाइफस्टाइल मैगजीन का नाम क्या दोस्तों? वो है डिस्कवर उत्तराखंड, इंपोर्टेंट है। उत्तराखंड की पहली लाइफस्टाइल मैगजीन कौन सी है? डिस्कवर उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी नई दिल्ली की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव में पारंपरिक लोक गायन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड राज्य को दोस्तों हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कला उत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों हमारे उत्तराखंड के लिए कि जो भी 26 जनवरी को अभी जो परेड आयोजित हुई, परेड में तो तीसरा स्थान मिला, लेकिन जो वहां पर राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन किया गया था उसमें लोक गायन हेतु उत्तराखंड को हमारा प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ी खुशखबरी है उत्तराखंड के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ में आनंदी एकेडमी जिला बागेश्वर की कक्षा 9 की छात्रा ईसा धामी ने यहाँ पे लोक गीत गायन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसने? ईसा धामी ने। ये भी आपको याद रखना है, इसी कला उत्सव में जिसमें हमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से 2020 के लिए बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से 2020 के लिए बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवार्ड से एम्स ऋषिकेश को सम्मानित किया गया। किसे? एम्स ऋषिकेश को, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की मंजूरी दी गई है? तो पंतनगर, उधमसिंह नगर जनपद के पंतनगर में दोस्तों ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की मंजूरी मिल गई है। पंतनगर उधमसिंह नगर जनपद में ही पड़ता है, सिडकुल भी हमारा पंतनगर में स्थित है, ठीक है। याद रखना आपको, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा औद्योगिक स्थान भी पंतनगर को ही जाना जाता है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की यहाँ पे मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस हवाई अड्डे को वायुसेना का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी कि एएलजी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया गया है, बनाया जा रहा है? तो चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा दोस्तों उत्तरकाशी में पड़ता है। क्या? चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा, उसी हवाई अड्डे को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एएलजी हेतु बनाया जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है हमारा, यहाँ पे प्रश्न है क्या, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की मंजूरी किसको मिली है? पंतनगर एयरपोर्ट को, जो कि उधमसिंह नगर जनपद में पड़ता है, याद रखिएगा। और एएलजी यानी कि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाए जाने की घोषणा किसको की गई है? चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे को, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है। उत्तराखंड राज्य का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों? जौलीग्रांट हवाई अड्डा। कहां है? देहरादून में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक हवाई अड्डा हमारा पिथौरागढ़ में भी स्थित है। नैनी सैनी हवाई अड्डा कहां है? पिथौरागढ़ में है। और एक हवाई अड्डा हमारा चमोली में स्थित है, गौचर हवाई अड्डा कहां है? चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मरोज पर्व, ये दोस्तों आपका मरोज होगा, ठीक है। मरोज पर्व का आयोजन कहां किया गया है? तो जौनसार बाबर क्षेत्र, देहरादून के आसपास जौनसार बाबर क्षेत्र में दोस्तों इस मरोज पर्व का आयोजन किया जाता है। और इसी मरोज पर्व के दौरान दोस्तों हारुल व तांदी नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसी मरोज पर्व को दोस्तों सहिया बाजार
के या बकरों का बाजार में, मतलब शाया बाजार या बकरों का बाजार जो कि जौनसार बाबर में स्थित है, उसी के आसपास के क्षेत्र में इसे आयोजित किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है ना कि दिसंबर या जनवरी के महीने में पहले से इस क्षेत्र में बर्फ पड़ी रहती थी, जिस कारण लोगों को खाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। तो इस टाइम पे क्या है, क्या क्या करते थे लोग, बकरियां काट के उन्हें खाया करते थे। तो इसी कारण ये पर्व हमारा फेमस माना जाता है, क्या, मरोज पर्व। तो मरोज पर्व का आयोजन जौनसार बाबर देहरादून के आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य का आयोजन किया जाता है इसमें हारोल और तांदी नृत्य का आयोजन किया जाता है। और सैया बाजार या बकरों का बाजार कहां स्थित है, जौनसार बाबर में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस छावनी को ई छावनी में जोड़े जाने की योजना बनाई जा रही है। तो रानीखेत छावनी को दोस्तों ई छावनी में जोड़े जाने की योजना बनाई जा रही है। किस छावनी को, रानीखेत छावनी को अल्मोड़ा में है स्थित है। रानीखेत छावनी, ई छावनी बनाई जाने की घोषणा इसे की गई है। अगला प्रश्न है, फिश एंगलिंग योजना किस जनपद में शुरू की जाएगी। तो चमोली जनपद में दोस्तों हमारी फिश एंगलिंग योजना को शुरू किया गया है। और मेनली मत्स्य पालन व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस फिश एंगलिंग योजना को शुरू किया जा रहा है चमोली जनपद में, जो कि दोस्तों हमारी 5 नदियों पर बनने वाली है ये परियोजना या योजना। अलकनंदा, नंदाकिनी, रामगंगा, निगोल और पिंडर, इन 5 नदियों पर चमोली जनपद में इस फिश एंगलिंग योजना को शुरू किया जा रहा है मत्स्य पालन व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ये पॉइंट आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विकास मंत्री द्वारा उत्तराखंड के किस मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड पर्यटन विकास मंत्री के द्वारा बग्वाल मेले, देवी धुरा मेले या बग्वाल मेला, जिसे देवी धुरा मेला या आषाढ़ी कौतिक मेले के नाम से भी जाना जाता है, उसे राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। ठीक है, उत्तराखंड पर्यटन विकास। अब आपसे प्रश्न है, उत्तराखंड पर्यटन विकास मंत्री कौन है दोस्तों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने आपको एक वीडियो बना के दी हुई है, उत्तराखंड में कौन क्या, उत्तराखंड में कौन क्या है। तो वहां पर मैंने आपको ये सभी मंत्री, सभी डिपार्टमेंट, सभी पोस्टिंग्स बताई हुई है। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, वहां से भी कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो बग्वाल मेले को दोस्तों क्या दिया गया, अभी राजकीय मेले का दर्जा दिया गया उत्तराखंड पर्यटन विकास मंत्री जी के द्वारा। ठीक है, इसी बग्वाल मेले, देवीधुरा मेले को आषाढ़ी कौतिक मेले के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहां पर लगता है, चंपावत जनपद में लगता है। कब लगता है दोस्तों, ये लगता है हमारा रक्षाबंधन के अवसर पर। कब, रक्षाबंधन के अवसर पर। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, साहित्यिक कार्यों हेतु कनाडा की हिंदी राइटर्स गिल्ड संस्था ने प्रतिष्ठित साहित्यिक गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया है। तो साहित्यिक कार्यों हेतु जो कनाडा की हिंदी राइटर्स गिल्ड संस्था है, उसने प्रतिष्ठित साहित्यिक गौरव सम्मान से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को सम्मानित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी दोस्तों अभी हमारे हरिद्वार से क्या है, लोकसभा सांसद भी हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और अभी वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री जो एचआरडी मिनिस्टर है, वो भी हमारे कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी ही है। ठीक है, तो उत्तराखंड की हिंदी राइटर्स गिल्ड संस्था ने इन्हें प्रतिष्ठित साहित्यिक गौरव सम्मान से सम्मानित किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से किस उत्तराखंडी को शामिल किया गया। तो इस बार दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से एकमात्र उत्तराखंडी बच्चे को शामिल किया गया, वो कौन है, अनुराग रमोला। संबंध कहां से इनका, देहरादून से इनका संबंध है अनुराग रमोला का, और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उत्तराखंडी द्वारा 18.3 फीट का बथुआ उगाने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया गया है। तो रमेश जोशी जी। कहां से इनका संबंध है दोस्तों, नैनीताल जनपद से इनका संबंध है, रमेश जोशी जी का, जिन्होंने 18.3 फीट का बथुआ उगाने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। किसमें, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है रमेश जोशी जी ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों प्रदेश में कीवी की खेती को बढ़ाने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है। कीवी मिशन योजना की शुरुआत उत्तराखंड के द्वारा की गई है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि अमीषा चौहान का संबंध किस क्षेत्र से है। तो पर्वतारोही है अमीषा चौहान जी। अगला दोस्तों कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। 23 जनवरी को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से यह घोषणा की गई है कि आप सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा दोस्तों, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब, 23 जनवरी को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर भव्य सीता माई का मंदिर बनाया जाएगा। तो सीतोनस्यू पट्टी पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों भव्य सीता माई का मंदिर बनाया जा रहा है। और सीतोनस्यू पट्टी आपको पता है कहां, पौड़ी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। और इसी पट्टी में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो हमारी सीता रानी थी या सीता माता थी, वह धरती में समाई थी। कहां पे, सीतोनस्यू पट्टी पौड़ी गढ़वाल में, यहीं पे भव्य सीता माई का मंदिर बनाया जा रहा है। और एक और प्रश्न दोस्तों यहां से पूछा जाता है सीता माता मंदिर से कि जो हमारा एकमात्र ऐसा मंदिर जहां पर सीता माता का अकेला ऐसा मंदिर जहां पे सिर्फ और सिर्फ सीता माता की ही मूर्ति है, कहां स्थित है, चमोली में स्थित है। ठीक है, एक वो ऐसा मंदिर है दोस्तों, वहां पे राम लक्ष्मण किसी की मूर्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीता माता की ही मूर्ति स्थित है। ठीक है, तो भव्य सीता माई का मंदिर अभी तो सीतोनस्यू पट्टी पौड़ी गढ़वाल में बनाया गया है, लेकिन एकमात्र जहां पर उनकी मूर्ति है वो मंदिर कहां है, चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ऊर्जागिरी योजना का संबंध किससे है। तो ऊर्जागिरी योजना का संबंध दोस्तों क्या, बिजली चोरी को रोकने से उत्तराखंड सरकार द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है। क्या, ऊर्जागिरी योजना। कौन सी, ऊर्जागिरी योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, वो है उत्तराखंड, जिसने वर्चुअल क्लासेस शुरू करी हुई हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 1 रुपए में पेयजल कनेक्शन देने को किस योजना के नाम से शुरू किया गया है। तो जल जीवन मिशन योजना के नाम से इस योजना को शुरू किया गया है। और ये योजना कब शुरू हुई दोस्तों, आपको इसकी डेट अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को शाइनिंग वर्ल्ड केयर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पुलिस कर्मी मनीष कुमार पंत जी को शाइनिंग वर्ल्ड केयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? मनीष कुमार पंत जी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा पहला ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल कहां आयोजित कराया गया है? तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा पहला ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल दोस्तों ऋषिकेश में आयोजित कराया गया है। ठीक है, और कब से कब तक? 17 से 18 जनवरी 2021 को यहाँ पे पहला ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन कराया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर विंटर गेम्स का आयोजन किया जाएगा? तो औली बुग्याल दोस्तों, जो कि कहां पड़ता है? हमारा चमोली जनपद में पड़ता है औली। औली को स्कीइंग केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। इसी औली में दोस्तों विंटर गेम्स का आयोजन कराया जाएगा। औली स्कीइंग केंद्र में या विंटर गेम्स का आयोजन यहीं पे कराया जाता है। औली बुग्याल कहां पड़ता है? चमोली में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर सोसाइटी की ओर से एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर सोसाइटी की ओर से दोस्तों डॉक्टर अमित केसरवानी जी को एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कृषि विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान हेतु डॉक्टर अमित केसरवानी जी को क्या किया गया? अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको करा दिया है। आगे बढ़ते हैं कि ऊन एवं मांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया से क्या आयात किया गया है दोस्तों? तो मेरिनो भेड़ दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया से आयोजित किए गए हैं। ठीक है, और ये मेरिनो भेड़ों को कहां पे रखा गया है? ये पिथौरागढ़ जनपद के आसपास में इनका कुछ प्लांट टाइप का बनाया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ऊन और मांस उत्पादन के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया से इन्हें आयात किया गया है। तो दोस्तों जनवरी से हमारे जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये करंट अफेयर जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स और भी हैं लेकिन वो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, और एग्जाम में वैसे करंट अफेयर पूछे भी नहीं जाते हैं। एग्जाम में मेनली किस प्रकार के करंट अफेयर पूछे जाते हैं? जैसे कि कोई हमारा न्यू ट्रेंड हुआ, कोई नया पुरस्कार मिला, या फिर आप ये कह सकते हैं कुछ ऐसी घटना हो गई जो कि बहुत महत्वपूर्ण है राज्य की दृष्टि से, या कुछ ऐसे बुग्याल या कोई ऐसी आपदा आ गई, कोई ऐसी जल विद्युत परियोजना हो गई। इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, या फिर नियुक्तियों से संबंधित जो बड़ी बड़ी नियुक्तियां होती है उससे संबंधित प्रश्न भी करंट अफेयर से पूछ लिए जाते हैं। तो नॉर्मली ज्यादा ध्यान मत दीजिए आप उत्तराखंड करंट अफेयर है उस पर, क्योंकि एक से दो प्रश्न ही पूछे जाएंगे। पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते, लेकिन एक महीने में अगर आप एक वीडियो देखते हैं, नॉर्मली मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, तो यही वीडियो आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस या आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों, जिसे युवा चेतना दिवस के रूप में भी उत्तराखंड सरकार ने मनाया था, कब? 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों हमारा 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो शहीद दिवस 30 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, बालिका दिवस 24 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, और लुईस ब्रेल दिवस आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो जनवरी मंथ के करंट अफेयर दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। इंपोर्टेंट थे, जो इंपोर्टेंट है वही दोस्तों मैंने आपको कराया हुआ है, एक्स्ट्रा मैंने आपको कोई भी फैक्ट नहीं कराया हुआ है। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है दोस्तों तो लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करें। और हमारे चैनल पे मैराथन क्लासेस डली हुई है दोस्तों, और उत्तराखंड का लगभग बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों उत्तराखंड को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको ऊपर और नीचे लिखी हुई मिल सकती है। तो आज की वीडियो बताएं दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।